मैंने मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशंस की सारी बातें कर ली थी। हम लोग पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन के बारे में, तो ये सारी बातें उसी से रिलेटेड है। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सीधी सरल रेखा में गतिमान सीधी सरल रेखा में गतिमान कण का त्वरण विस्थापन के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। विस्थापन और त्वरण में संबंध है A इज इक्वल टू 2s। यदि कण का वेग शून्य विस्थापन पर शून्य है, यदि कण का वेग यदि कण का वेग शून्य विस्थापन पर शून्य है, शून्य विस्थापन पर शून्य है, तो कण का वेग विस्थापन के पदों में ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल करके देखो। सोनिया आ गया क्या? सौरभ, हाँ आ गया आ गया। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। सौरभ मुझे मैसेज कर रहा था, एक्चुअली उसका हो नहीं रहा था। मैंने कहा सोनिया का हो गया ओपन, तो सोनिया से एक बार वो हेल्प ले लेगा। नहीं नहीं, डन, आ गया वो। एक्चुअली क्या है, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था बेचारा, अब कर लिया उसने ज्वाइन। ठीक है ना, चलो। तो ये यूं कह रहा है बेसिकली कि A इज इक्वल टू 2s है तुम्हारे पास, और विस्थापन के पदों में तुमको क्या ज्ञात करना है? कण का वेग ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब क्या है, समस्या सोल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं सवाल को।
सवाल ये है कि तुम्हारे पास a इज इक्वल टू 2s दे रखा है, अब वेग आपको निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dv अपॉन dt होता है ना। अब dv अपॉन dt को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन ds, क्योंकि मुझे विस्थापन के पद में निकालना है, इसलिए मुझे विस्थापन के सापेक्ष अवकलन देखना पड़ेगा एक बार। तो विस्थापन के सापेक्ष ये अवकलन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये जानते हैं कि ds अपॉन dt, इसको बेसिकली वेलोसिटी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास इस टर्म को ऐसे लिखना हो जाएगा कि v मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द dv, और इस ds को उठा के हम यहाँ पर भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। तो जब ये ds को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2s ds। तो हम इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे, सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कट जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन 2 और 2 से 2 कट जाएगा, और साथ में एक लगेगा कांस्टेंट। ये यूं कह रहा है कि कण का वेग शून्य है जब विस्थापन शून्य है। सो गिवन दैट जब विस्थापन शून्य है, मान लीजिए विस्थापन शून्य है, तो उस स्थिति में कण का वेग भी क्या है, शून्य है। तो जब ये सारा काम हो गया तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, c इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली अगर c 0 हो जाएगा तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2s। यही तुम्हारा आंसर है। उसने वेग पूछा था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है। तुम इतने दिन से कहाँ थी सोनी, तो बताओ तुम कहाँ गायब हो गई थी, तुमने इतनी क्लासेस मिस कर दी। और दूसरी बात यह है कि मैंने यूनिट नंबर 1 के बहुत सारे सवाल तुम लोगों को करने को दिए हैं। मैं ये चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन सवालों को किया जाए, एज सुन एज पॉसिबल उन क्वेश्चंस को फिनिश करो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कर लोगे ना सारे सवाल, तो तुमको किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना बेटा। तो जल्द से जल्द उनको पूरा करो, सिंपल सी बात है। साथ में एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, ठीक है, कि उसकी आंसर की मैंने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। वो मैंने जल्दी इसलिए डाल दी बेटा सौरभ, और तुम लोग देखना मत, क्योंकि मुझे आगे का भी काम करना है ना, मैं लगातार पढ़ाया जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं सोनिया, पर हाँ अब इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि तुमको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने मन से। उसके बाद फिर आंसर की देखनी है, सारे सवाल करने के बाद आंसर की देख लेना, और जो आंसर की में तुम्हारे सवाल गलत निकले उनके हल ढूंढना, मैंने उसके बाद सॉल्यूशन डाले हुए हैं। तो सॉल्यूशन सबसे लास्ट में देखना, पहले अपने मन से क्वेश्चंस करना, फिर उसकी आंसर की चेक करना, और फिर आंसर की चेक करने के बाद देन फिर तुम लोग सॉल्यूशन देखना कि या तुमने गलती कहाँ करी। पर ये काम जल्दी करो, क्योंकि मेरे को यूनिट नंबर सेकंड के भी देने, फिर तुमको सवाल यूनिट नंबर सेकंड के दूंगा, फिर उसके आंसर की दूंगा, फिर उसके सॉल्यूशन दूंगा, तो टाइम लग जाएगा ना सब में। सवाल नंबर 2 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कण एक समान त्वरण के साथ एक कण एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिमान है। सीधी रेखा में गतिमान है।
कण का प्रारंभिक वेग 0 है। कण का प्रारंभिक वेग 0 है। प्रथम s दूरी के कण का औसत वेग ज्ञात करो। प्रथम s दूरी के कण का औसत वेग ज्ञात करो। चलो करते हैं। वो तुम पीडीएफ सौरभ से मांग रहे ना, क्वेश्चंस की पीडीएफ सौरभ को सेंड कर दी मैंने। तो तुम एक काम करना कि उन पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लो अगर तुमको लैपटॉप से प्रॉब्लम आए, वरना तुम लैपटॉप से भी पढ़ सकती हो उस पीडीएफ को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस तुम्हें क्वेश्चन सारे अपने रजिस्टर में सॉल्व करने हैं, तो वो तो तुमको सॉल्व रजिस्टर में ही करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए तुम अपने लैपटॉप में पीडीएफ को ओपन कर लेना और पीडीएफ सौरभ से मांग लेना। ठीक है, तो देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होता है। हम ये जानते हैं एक कण एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिमान है। ठीक है ना, तो सीधी रेखा में तो बेसिकली वो गतिमान है ही सही, वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, कण का प्रारंभिक वेग 0 है, तो प्रारंभिक वेग तो u बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, प्रथम s दूरी के कण का औसत वेग ज्ञात करना है। तो हमको समय दे रखा है, हमको दूरी की बात चल रही है, वेग की बात चल रही है, तो हम एक तरह से ये यूज कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं s का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों ओर, सो यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग s इन बोथ साइड, तो s का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो और u इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, u इज इक्वल टू 0 कर देना है आपको। u इज इक्वल टू 0 गिवन बिकॉज प्रारंभिक वेग उसने क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और मल्टीप्लाइंग s इन बोथ साइड, और मल्टीप्लाई कर दो s का बोथ साइड, टी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी s अपॉन t होता है। सो एवरेज वेलोसिटी अगर आप लोग निकालते हो, एवरेज वेलोसिटी अगर आप लोग निकालते हो इस स्थिति में, तो वो निकल जाएगी s अपॉन टी करके होती है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एस अपॉन टू, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एस अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी यहां से सिंपली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक नोट दो फटाफट से, सवाल करने में ये नोट बड़ा काम आएगा। नोट लिखो, विरामावस्था में आने से पूर्व, विरामावस्था में आने से पूर्व, विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी व विरामावस्था में आने में लगा समय, व विरामावस्था में आने में लगा समय। The distance before the particle is going to be steady state and the time taken in this state। तो विरामावस्था में आने से पूर्व तय की गई दूरी व विरामावस्था में आने में लगा समय बराबर लिखो u वेग से गतिमान कोई पिंड
u मतलब प्रारंभिक वेग है, तो u वेग से गतिमान पिंड, u वेग से गतिमान कोई पिंड मंदन मतलब रिटार्डेशन, मंदन आरोपित करने पर मंदन आरोपित करने पर s दूरी तय करके रुक जाता है, मंदन आरोपित करने पर s दूरी तय करके रुक जाता है। अरे गाड़ी चल रही है, मान लो आपने गाड़ी की स्पीड 50 रखी, 50 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जहां से आप उसकी मोशन का स्टडी कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आप ब्रेक लगा रहे हो उसमें, तो वो मंदन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो मंदन जैसे जैसे आप आरोपित करते हो धीरे धीरे गाड़ी जो है वो जीरो स्पीड पे जाएगी, रुक जाएगी। तो उस स्थिति की बात चल रही है। यदि समान पिंड, यदि समान पिंड मतलब वही गाड़ी, उसी गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, यदि समान पिंड एन यू, एन यू, एन कोई भी इंटीजर नंबर है, ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो पहले 50 की स्पीड में गाड़ी थी, जीरो स्पीड तक आने में धीरे धीरे उसको लग गए मान लो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद में वो गाड़ी धीरे धीरे जीरो स्पीड पे आ गई। तो पहले स्थिति ये थी कि पहले गाड़ी 50 की स्पीड में थी और जीरो की स्पीड में आने के लिए उसने 2 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। अब मैं बोल रहा हूं यदि समान पिंड वही सेम गाड़ी एन यू वेग से गतिमान हो, अब एन यू का मतलब मैं आपको बोल दूं सपोज 150 की स्पीड, 150 का मतलब कितना हो गया, एन का वैल्यू 3 हो गया, अब वो गाड़ी 150 की स्पीड पे है सपोज, यदि समान पिंड एन यू वेग से गतिमान हो तो समान मंदन आरोपित करने पर ब्रेक लगाओ, समान मंदन आरोपित करने पर, समान मंदन आरोपित करने पर एन स्क्वायर एस दूरी तय करके रुकेगा, एन स्क्वायर एस दूरी तय करके रुकेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 किलोमीटर बाद रुकेगा वो। अगर गाड़ी 150 की स्पीड पे है और तुमने से का टाइप का ब्रेक उसमें लगाया तो तुम्हारी गाड़ी 18 किलोमीटर के बाद जाके रुकेगी। और ये बात समझ में, ये है एक फैक्ट, ये तुमको याद रखना है, अगर याद रख पाओ तो ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा समझाता हूँ इस चीज के बारे में। जैसे मान लो ये एम कोई पिंड है, कोई पार्टिकल है, अब ये यू वेग से गतिमान है, प्रारंभिक वेग इसका यू है मान लो, ये धीरे धीरे मंदन में आया और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गई, जीरो। तो मंदन में आते वक्त उसने एस दूरी तय कर ली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यू वेग से कोई गतिमान है पिंड, तो हम प्रारंभिक वेग उसका यू है, अंतिम वेग शून्य होगा बिकॉज वो मंदन में आ रहा है। तो समीकरण क्या है, गति की समीकरण थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, अंतिम वेग उसका जीरो है, प्रारंभिक वेग उसका यू है, तो यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको परसों के दिन लिखवाया था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव या पॉजिटिव इस हिसाब से होता है कि पार्टिकल रुक रहा है या चल रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन। समझ में आई बात? उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन, इस बात पे डिपेंड करेगी ये चीज, नेगेटिव और पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर काम कर रहा है। इसी को थोड़ा सोल्व करेंगे तो हम ये बात बोल सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका मतलब अगर मैं u की वैल्यू n के वो कर दूं बराबर, u की वैल्यू को n के बराबर कर दूं तो मेरे पास s का वैल्यू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो बस सिंपल सी बात है, s जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है।
तो वो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, एस की वैल्यू जो है वो एन स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी। अगर यू का वैल्यू एन टाइम बढ़ रहा है, यू का वैल्यू एन टाइम बढ़ रहा है, तो एस का वैल्यू जो है वो एन स्क्वायर टाइम बढ़ता जाएगा। वही मैंने लिखा है आपको, बस सिंपल सी बात है। दूसरा फैक्ट लिखो। सेकंड फैक्ट ये है इस सवाल करते वक्त, नोट नंबर 2, सेकंड नंबर नोट लिखो। जब ऊपर फेंकते हो, जब कण को ऊपर फेंकते हो, जब पिंड को ऊपर फेंकते हो, जब पिंड को ऊपर फेंकते हो तो आप केवल यू देते हो। तो आप केवल यू देते हो, न कि ए। ठीक है, समझने की बात। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पार्टिकल को हम एच हाइट तक फेंक देंगे, ठीक है, तो हम यू इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। ओके, हम ए नहीं देंगे उसको, हम यू देते हैं, प्रारंभिक वेग देते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में ए का वैल्यू जो होता है ना वो माइनस जी होता है, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको फेंक रहे हो। अच्छा सोनिया, तुम ऊपर वाला कंसेप्ट समझे नहीं क्या? देखो सोनिया, मेरी बात सुनो। ऊपर वाला कंसेप्ट ये बात बोल रहा है कि जब मैं u को n टाइम बढ़ा दूंगा, तो उस स्थिति में s जो है वो n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? ये कंसेप्ट हम यहां से समझ सकते हैं कि s इज इक्वल टू एस प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हमारे पास क्या हो गया, s हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर और पहले वाला s। अब समझ गए कि तुमको मैंने एक अलग तरीके से समझा दिया। अगर हम प्रारंभिक वेग को n गुना बढ़ा दें, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है मंदन के दौरान, वो n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। मतलब अगर तुम्हारी गाड़ी 150 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है, तो उसको जैसे जैसे तुम डी एक्सलरेट करोगे, रिटार्डेड करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो वो 50 से 150 कर दिया आपने स्पीड, 3 गुना ज्यादा हो गई वो स्पीड। तो 3 तिया 9, और पहले 2 किलोमीटर बाद रुक रही थी, तो 9 अब 18 किलोमीटर बाद रुकेगी वो गाड़ी। अब वो गाड़ी 18 किलोमीटर बाद रुकेगी अगर तुमने उसको सेम ब्रेक लगाया है, क्योंकि सेम मंदन, सेम रिटार्डेशन आप अप्लाई कर दो। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम लोग जब ग्रेविटी की अगेंस्ट किसी चीज को करते हैं, तो नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ए इज इक्वल टू माइनस जी काम में लेना है। क्योंकि आप वस्तु को ऊपर भेज रहे हो और ग्रेविटी वस्तु को नीचे लाना चाहती है, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तो वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करता है। और फिर जब वस्तु अपने अंतिम अवस्था या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है, when it reaches to the maximum height, then the final velocity will be zero। ठीक है ना? तो वहां पर जाके उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही वो ऊपर ऊपर जाएगी, तो v बराबर जीरो हो जाएगा अंतिम वेग। तो हम ये बोल सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs, गति का तीसरा समीकरण। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। और उसने कितनी हाइट तय करी है, वो एस है, तय की गई हाइट, तय की गई दूरी या हाइट। ठीक है ना?
तो ये दूसरा कंसेप्ट था कि वस्तु जो है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर जा रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। सवाल करते हैं इस चीज के ऊपर, लिखो एक पत्थर 100 मीटर ऊपर से गिराता है। अब अगर ऊपर से नीचे गिराओगे तो ग्रेविटी को सपोर्ट करेगा वो। अगर मोशन ग्रेविटी को सपोर्ट करती है तो वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगता है, मतलब ए इज इक्वल टू जी की तरह काम करता है। तो लिखो एक पत्थर 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। नंबर वन, प्रथम 50 मीटर गिरने में लगा समय, ये निकालना है आपको। प्रथम 50 मीटर गिरने में लगा समय। नंबर वन क्वेश्चन तो ये हो गया। नंबर टू क्वेश्चन, अंतिम 50 मीटर गिरने में लगा समय। अंतिम 50 मीटर गिरने में लगा समय। चलो करो फटाफट दोनों सवाल, कोशिश करो गति के नियम लगाओ, गति की समीकरणें लगाओ, क्योंकि गति की समीकरणों से होगा ये सवाल। तो पहला सवाल करो फिर दूसरा सवाल करो फटाफट। मैं जब पानी पी के आता हूँ तो मतलब ये सब दोनों सवाल कर लो क्वेश्चन, है ना।
अब बताओ हुआ है नहीं सवाल, ये सवाल मैं करता हूँ। देखो पहला सवाल ये है कि हम ये जानते हैं कि उसने कितना समय लगाया 50 मीटर जाने में, तो हम लोग को समय और दूरी के बीच में संबंध निकालना है। तो समय दूरी के बीच का संबंध s इज इक्वल टू u1t प्लस हाफ। प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वस्तु नीचे गिरती है और ग्रेविटी को सपोर्ट करती है। तो जब ग्रेविटी को चीजें सपोर्ट करती है ना, तब हम लोग उस समय प्लस साइन लगाते हैं जी के अंदर, याद रखना इस बात का। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि एक पत्थर को ऊपर से गिरा रहे हैं, तो वैसी बात है आपने उसको पकड़ के गिराया होगा ना। हाँ ठीक है, तो ऊपर से आपने उसको पकड़ के गिराया होगा, सिंपल सी बात है। तो ऊपर से जब गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, तो प्रारंभिक वेग कितना आ जाएगा उसका, शून्य आ जाएगा। तो उसका प्रारंभिक वेग तो कितना हो गया, शून्य हो गया। तो इस स्थिति में जो T1 आएगा वो T1 आ जाएगा रूट ऑफ, हमारे पास क्या है 50 है, तो 50 मल्टीप्लाई विद द 2, क्योंकि s का वैल्यू कितना है 50 है, तो s का वैल्यू 50 है, 50 मल्टीप्लाई विद 2 बटा जी हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 100 अपॉन जी, मतलब कितना हो गया 10, लगभग 9.8 का होता है, तो जी मतलब 10 ही हो गया, तो रूट ऑफ 10 सेकंड के आसपास ये होगा, रूट ऑफ 10 सेकंड के आसपास ये हो सकता है। ठीक है, अब 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे तक वो आएगा, ठीक है ना, तो पूरा समय लेना पड़ेगा उसको नीचे तक आने में। तो नीचे तक कितना आया वो उसको और देख लेते हैं एक बार। वैसे उसने तो प्रथम 50 मीटर पूछा है, बट फिर भी हम निकालेंगे कि अगर वो नीचे तक कूद जाए, अरे यहाँ से उसने प्रारंभ किया, उसका u0 है यहाँ से, तो ये 50 मीटर यहाँ तक पहुंचने में लगा समय, तो T1 हो गया। ठीक है, ये 50 मीटर है, ठीक है ना, और ये यहाँ तक आने में ये 100 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मैं निकाल रहा हूँ ये चीज, मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T2 समय तय किया उसने, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T2 समय तय किया, तो मैं T2 निकालना चाह रहा हूँ। तो 100 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर। तो इससे T2 निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 20 सेकेंड। तो हमको अंतिम 50 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अंतिम 50 निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना, अंतिम 50 निकाल लो। ठीक है, तो अंतिम 50 किसे निकालोगे, टी स्क्वायर T1 माइनस ये, तो ये दूसरा सवाल हो गया। अंतिम 50 निकालने में लगा समय, अंतिम 50 गिनने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 20 माइनस रूट ऑफ 20 10, बस खत्म काम। सोल्व करो कितना आ रहा है, लगभग लगभग रूट ऑफ 10 ही आएगा, वो आएगा तो सोल्व करना, लगभग लगभग रूट ऑफ 10 आएगा, ये चेक कर लेना, ऑलमोस्ट। वो देख रहा हूँ टोटल टाइम रूट 20 लगा ना उसको, बस टोटल टाइम रूट 20 लगा, बाकी फिर रूट 10 बीच में लगा था। तो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेग के उस पार्ट का जहां पर हम लोग बोलते हैं कि हाँ डिस्टेंस सेम है, बट देखो सौरभ कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू से आपने विरामावस्था में वस्तु को भेजा, तो धीरे धीरे स्पीड बनाएगी, तो धीरे धीरे स्पीड बनाएगी, तो बीच तक आने में थोड़ा कम समय, ज़्यादा समय लेगी। फिर जब वो बीच में थी तो बीच में उसकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो जब इसकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा थी तो जब वो लास्ट तक गिरेगी तो ज़्यादा स्पीड से गिरेगी तो कम समय लेगी। तो ऐसी थ्योरी बन जाती है, इसलिए अलग अलग समय पूछा गया है। ये कोई फिक्स नहीं है कि बराबर दूरी है तो समय समान लगेगा, नहीं।
एक तो वो विरामावस्था शुरू हुई और एक वो 50 मीटर की दूरी पे ऑलरेडी प्रारंभिक वेग से थी, तो दोनों में अंतर है। तो हो सकता है अलग अलग समय निकले, बट हाँ फिक्स नहीं आया है वो, √10 ऑलमोस्ट √10 ही आएगा फिर वो, है ना। आपेक्षिक वेग की क्या बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। हेडिंग दो, मतलब किसी एक के सापेक्ष दूसरे की वेलोसिटी, किसी एक के सापेक्ष दूसरे की वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं आपेक्षिक वेग। तो हेडिंग दो, आपेक्षिक वेग। एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव होता है आपेक्षिक का मतलब, आपेक्षिक का मतलब रिलेटिव होता है। क्या हुआ सोनिया, स्पेल सिद्ध होता है या अपेक्षित, समझा नहीं मैं सोनिया तुम्हारी बात। ठीक है भाई, सौरभ उसको भेज देना, वो भी सॉल्व करेगी अब क्वेश्चंस को, तो तुम उसकी हेल्प कर देना। और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि तुम लोगों ने वो टेस्ट दिया कि नहीं दिया। अच्छा, सापेक्षिक, सापेक्ष समझ गए, समझ गए, कोई बात नहीं, वो एक ही वर्ड होता है सोनिया, आपेक्षिक वेग ही बोलते हैं उसको, या सापेक्ष वेग भी बोल सकते हैं, सापेक्ष वेग, इंग्लिश में उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वही कंसेप्ट है, एक कार जा रही है, अब आप सड़क पे खड़े हो, तो सड़क पे चलते हुए उस कार की वेलोसिटी आपको कुछ अलग मेजर होती है, और आप खुद कार में जा रहे हो और कार में से बैठ के किसी दूसरी कार को देख रहे हो, तो वो दूसरी कार तुमको धीरे दिखेगी ना यहाँ चलती हुई, क्योंकि तुम खुद कार में हो। तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली सापेक्षिक या अपेक्षिक हो जाती है। हाँ सोनिया। हेलो हाँ हाँ हेलो। सर, मैं यूँ बोल रही हूँ आप इस ऐप को अपडेट कर लो ना, क्योंकि मैंने सर टेस्ट देने की कोशिश करी, मैंने पता 3-4 क्वेश्चन ही करे थे, और फिर मैं कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर में गई ना बैक, वो अपने आप ही सबमिट हो गया। कोई बात नहीं, वैसे भी इस बार मैंने पीडीएफ दी है, टेस्ट वाला पोर्टल दिया ही नहीं है इस बार। तुम तो वो पीडीएफ, पता मेरी बात सुनो, पीडीएफ जो है ना, नहीं होता है। हाँ। टेस्ट उसी में से बना है, पीडीएफ में से ही। तो उस अच्छा टेस्ट के जरिए तो पीडीएफ को ढंग से कर लेना, है ना। सर, आप ये बताओ कि वो जो पीडीएफ आप दे रहे हो, मैं उसको नोटबुक में अलग से नोटबुक लगाऊं, उसको सोल्व करूं, या फिर पीडीएफ में ही मतलब ऐसे ही। बहुत सारे सवाल है सोनिया, तुम सवाल लिखने बैठोगी तो तुमको 3 दिन लग जाएंगे सवाल लिखते लिखते। तुम तो बस पीडीएफ देखो लैपटॉप में, उसको अपने रजिस्टर में सोल्व करो, ठीक है। उस पीडीएफ को सेव रखना किसी फोल्डर में, ठीक है। और सवाल नंबर 1 का ये ऑप्शन होगा, सवाल नंबर 2 का ये ऑप्शन होगा, ऐसे ऑप्शन लगाती जाओ। फिर उसकी आंसर की में ऑप्शंस चेक करो कि तुम्हारे कितने गलत निकल रहे हैं, गलत निकले हैं तो क्यों निकले हैं, उसके सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस एंड में देखना। तो ये स्टेप्स हाँ फॉलो करो, सर। लिखने मत बैठ जाना उन सवालों पे, है ना।
तो सर मैं वो आज और कल 2 दिन में कंप्लीट। नहीं होंगे 2 दिन में, सवाल बहुत सारे हैं ये। तुम एक बार सौरभ से पूछना कितने सारे सवाल है। सौरभ 5 दिन से कर रहा है उन सवालों को, उससे हो नहीं रहे वो सवाल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं यूँ कह रही हूँ मैं आज और कल 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगी। हम्म। ये बात तो है। तो बता, आज एक डिसीजन हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले पीएचडी कंपलसरी थी ना, हाँ सर। जिसको देख के मैंने माथा फोड़ा पीएचडी में। अब वो डिसीजन वापस ले लिया, केवल नेट क्वालिफिकेशन जरूरी है बस। पर वही बात, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो प्रेफरेंस कोई देंगे सर। वो तो खैर है, पर दिमाग खराब कितना होता है पीएचडी करने में, बहुत वो दिमाग तो लगा। है ही। वो फिर इंटरव्यू में ये बात नहीं सुनते सर कि पीएचडी जरूरी नहीं है। फिर वहां वो पीएचडी वालों को ही रिकमेंड करते हैं ज्यादा। कोई बात नहीं, तुम पीएचडी कर लेना, निकलने वाले हो। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर की तैयारी करो। अभी बहुत सारे पीजीटी लेवल के एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे लिए, बहुत सारे, एकलव्य का निकल गया, वर्ग 1 का निकल गया, एमपी का, यूपी का निकल गया, और आरपीएससी का अगले साल आने वाला है, डैम श्योर, डोंट वरी। तो आरपीएससी की तैयारी करो ढंग से, सब हो जाएगा क्लियर। ठीक है। ठीक है सर, मैं अपना वाला असाइनमेंट तो 2 दिन में कर लूंगी और आपको फिर अपडेट देती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। ठीक है सर। बाय।